बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसकी विधि के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते समय एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा हमें पता है कि 4 कंपोनेंट को जोड़ने हैं। कौन कौन से कंपोनेंट? निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। इन चारों कंपोनेंट को जोड़ेंगे, हमें मिलती है वैल्यू जीडीपीएमपी और इस जीडीपीएमपी वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय में। मोस्ट ऑफ द चांस आपको निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और शुद्ध निर्यात डायरेक्ट दिया होगा, ठीक है। बस आपका एक कंपोनेंट ऐसा आएगा सकल घरेलू पूंजी निर्माण, जिसको सकल निवेश कहते हैं, जो आपको अलग दे सकता है 2 कंपोनेंट में, या तो स्थिर निवेश या तो डायरेक्ट आपका दोनों का जोड़ दिया होगा सकल निवेश, या आपको स्थिर निवेश और माल सूची निवेश दोनों को जोड़ के बनाना पड़ेगा सकल निवेश। चलिए, तो हम इसी एग्जांपल से अब क्या करते हैं कि इसका एक न्यूमेरिकल तरीके से सवाल निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, हमें इसमें निकालना है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं एनएनपी-एफसी से, जो हमें फाइंड आउट करना है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम व्यय विधि का प्रयोग करते हैं राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, तो हमें वैल्यू सबसे पहले मिलती है जीडीपीएमपी। क्या वैल्यू मिलती है? जीडीपीएमपी। कब मिलती है? जो मैंने आपको 4 कंपोनेंट बताए थे, उन 4 कंपोनेंट को जोड़ने के बाद हमें वैल्यू मिलती है जीडीपीएमपी, ठीक है। कौन कौन से 4 कंपोनेंट थे? देखिए, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात, ठीक है। अब हम उन कंपोनेंट्स को इन क्वेश्चन के अंदर सोचते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहला हमें खोजना है निजी अंतिम उपभोग व्यय, जो कि हमें दिख रहा है नंबर 5 पे, यानी कि हमें निजी अंतिम उपभोग व्यय जोड़ना है 5वां, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 3रा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण डायरेक्ट दिया है 1st। इसके बाद हमारा लास्ट है शुद्ध निर्यात, जो डायरेक्ट दिया हुआ है। इन चारों को हमने जोड़ा तो हमें क्या मिल जाती है? जीडीपीएमपी। अब एक बार इनके वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5वें नंबर पे हमारा है 40, देन 100, देन 200, देन अगेन 40। तो हमें पता है यहाँ पे जीडीपीएमपी कितनी आ गई है? 200 और 100 300 प्लस 80 380, 380 हमारा क्या आ गया? जीडीपीएमपी। लेकिन सवाल में हमें बोला है नेशनल इनकम निकालने के लिए एनएनपी-एफसी। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारी जीडीपीएमपी निकल जाएगी, उसको नेशनल इनकम में कैसे बदलना है। तो जो वैल्यू है उसे हम रखेंगे राइट साइड पे, जो निकालनी है उसे रखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जीडीपीएमपी में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट वैल्यू, यानी कि जी को एन करने के लिए हम करेंगे माइनस डेप। तो माइनस डेप इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे आपका जो डेप्रिसिएशन है वो एक अलग नाम से दिया है, जिसका नाम है स्थिर पूंजी का उपभोग। मैंने आपको पहले बता रखा है कि डेप्रिसिएशन का नाम स्थिर पूंजी का उपभोग, अचल पूंजी का उपभोग इस नाम से देता है, जिसे हम मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 माइनस करेंगे। फिर डीपी को एनपी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें करना है प्लस एनएफआईए। तो एनएफआईए यहाँ पर दिया है 6 नंबर पे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, तो प्लस 30। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करने के लिए माइनस एनआईटी, तो माइनस करेंगे एनआईटी। एनआईटी दिया है शुद्ध अप्रत्यक्ष का डायरेक्ट 10। इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना था?
चलो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग, और वैल्यू पुट कर लेते हैं। GDP-MP है हमारी 380 माइनस स्थिर पूंजी का उपभोग है 20 प्लस 30 माइनस 10, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये हो गया हमारा 380 माइनस 20 माइनस 20, तो ये हो गया आपका 0, यानी कि हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 380, यानी कि हमारा GDP-MP NNP-FC के बराबर, ठीक है। आगे ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? दूसरे क्वेश्चन में हमें GDP-MP और NDP-FC दोनों निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे GDP-MP, जो कि हमारा डायरेक्ट इस फॉर्मूले को पुट करते ही निकल जाता है। तो GDP-MP बराबर, तो सबसे पहला कंपोनेंट जो बताया मैंने, निजी अंतिम उपभोग है, हमें मिल रहा है यहाँ पे डायरेक्ट है, तो पहला ऐड करेंगे। सरकारी अंतिम उपभोग है, दूसरा ऐड करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो क्या हमें सकल घरेलू पूंजी निर्माण दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन इसको पूरा पढ़िएगा आप। क्या लिखा है? सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण। याद रखना, ये सकल घरेलू पूंजी निर्माण नहीं, स्थिर पूंजी निर्माण है। यहाँ वैल्यू केवल फिक्स की है। तो मैंने बताया था कि स्थिर के अंदर जब हम स्टॉक में परिवर्तन ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? ग्रॉस, ठीक है। तो यानी कि वो सकल घरेलू पूंजी निर्माण बन जाएगा। तो ये केवल स्थिर निवेश है। स्थिर निवेश में महासूची निवेश यानी कि स्टॉक में परिवर्तन ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा सकल निवेश जो हमें चाहिए, ठीक है। तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि +7 + 6, ये हमारा हो गया सकल घरेलू पूंजी निर्माण में। अब बचा हमारा शुद्ध निर्यात, लेकिन शुद्ध निर्यात हमारा डायरेक्ट नहीं दिया, यहाँ पे दोनों दिया है, निर्यात और आयात। मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने से हमें मिल जाएगा शुद्ध निर्यात, ठीक है। तो यानी कि प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि नंबर 3 माइनस नंबर 4, नंबर 3 माइनस नंबर 4। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो नंबर 1 पे 800 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 60 माइनस 40। तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 900 1000 प्लस 60 माइनस 40 20, यानी कि यह हो गया आपका 1020 GDP-MP। तो GDP-MP को हमें वापस कन्वर्ट करना है NNP-FC में, यानी कि माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन दिया है यहाँ पे दिया है अचल पूंजी का उपभोग, डेप्रिसिएशन माइनस सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमें NNP-FC नहीं NDP-FC चाहिए, ठीक है ना, ध्यान में देना। यहाँ पे NDP-FC घरेलू आय चाहिए, नेशनल इनकम नहीं, घरेलू आय। तो हमने जी को एन करने के लिए माइनस डेप कर दिया, ग्रॉस को नेट करने के लिए। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना है, जो कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट NIT कहीं नहीं दिया, लेकिन हमें IT निकालने के लिए एक कॉम्पोनेंट दिया है, और सॉरी NIT निकालने के लिए एक कॉम्पोनेंट दिया है आपका सब्सिडी। तो हमें पता है कि जो हमारा NIT निकलता है वो निकलता है IT माइनस सब्सिडी करके। IT माइनस सब्सिडी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ नहीं दिया, केवल दिया है सब्सिडी। तो दोस्तों हमें इस फॉर्मूले में पुट करके ही निकालना है। जैसे IT नहीं दिया तो उसे रखेंगे 0, सब्सिडी दिया है 50, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है -50। कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट 50 को लगा देंगे, यानी कि मान लीजिए हमें यहाँ पे माइनस करना है ना, माइनस करना है क्या आपका NIT माइनस करा, लेकिन NIT हमारा क्या दिया है, नहीं दिया, डायरेक्ट हमारा 50 आ रहा है। तो अगर हम 50 रखेंगे यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, ये माइनस में है, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 1020 माइनस 20 माइनस प्लस
माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, और यहाँ पे आपका 50 हो गया, ठीक है। तो 120 में से 20 करेंगे माइनस, तो 1000 प्लस 50, तो 1050, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो NDPFC आ गया आपकी 1050। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने सवाल को आराम से निकाल सकते हो। आपने देखा कि हमने कुछ अलग से नहीं लिया, जो मैंने आपको फॉर्मूले में बताए वो सारे ही चीज़ें आपको इसमें को पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या क्या कॉम्पोनेंट याद रहे, कॉम्पोनेंट बताए थे मैंने, निजी अंतिम भोग व्यय, सरकारी अंतिम भोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। इन चारों को जोड़ेंगे GDP-MP मिल जाएगा। GDP-MP को आप किसी भी एग्रीगेट में बदल सकते हो, चाहे वो NDPFC हो या NPFC हो, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं जी दोस्तों। तो दोस्तों इस एग्जांपल से हमें निकालना है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए बोला है। तो वही तरीका है, सबसे पहले हमारी वैल्यू निकल के आएगी GDP-MP। कैसे निकलेगी, निजी अंतिम उपभोग व्यय नंबर 1 प्लस नंबर 3 सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। अब देखिए यहाँ पे एक लाभ दिया है प्रॉफिट, जो कि हमारा यहाँ पे कोई वैल्यू रखता ही नहीं है, प्रॉफिट की यहाँ ज़रूरत ही नहीं, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है लाभ, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा हो गया निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। देखो डायरेक्ट दिया है, घरेलू को ही देसी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, डोमेस्टिक देसी है, घरेलू यदि होता है। सकल घरेलू पूंजी निर्माण यानी कि नंबर 5 प्लस करेंगे, ये भी डायरेक्ट है, प्लस हमें चाहिए शुद्ध निर्यात। तो शुद्ध निर्यात हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है शुद्ध आयात, यानी कि निवल आयात दिया है। तो दोस्तों जब भी आपको निवल आयात दिया हो, हमें चाहिए क्या होता है, शुद्ध निर्यात। तो अगर हमें शुद्ध निर्यात दिया है तो शुद्ध निर्यात को हम करेंगे प्लस, क्या करेंगे भाई, प्लस करेंगे, मैंने बताया था। लेकिन अगर शुद्ध निर्यात दिया हो, यानी कि निवल निर्यात आयात दिया हो, तो आयात को आपको याद रखना है कि उसे करना है माइनस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो निर्यात हैगा वो कम हैगा आयात से, यानी कि आयात ज़्यादा है। यानी कि मान लीजिए आपने निर्यात किया है 80 का, लेकिन मंगवाया है आपने 100, ठीक है। आपने विदेशों में खर्चा किया है, आपका विदेशों ने खर्चा किया 80, लेकिन आपने किया है 100, तो आपकी वैल्यू आ रही है -20, ठीक है ना, -20 आ रही है। तो ये क्या है, आपका नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा है आपको शुद्ध आयात आ रहा है फिर, ठीक है। शुद्ध निर्यात कब हो रहा होता है, जब आपकी वैल्यू निर्यात की ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, शुद्ध आयात। तो शुद्ध आयात में यानी कि निवल आयात को क्या करना है, हमें फिर माइनस करना है। देखो वैल्यू प्लस में दी है, जो कन्फ्यूज़ करते हैं निकले बच्चों को, तो बच्चे इसको प्लस कर देते हैं, जो गलत है। इसको क्या करना है आपको, माइनस। तो यहाँ पे आपका प्लस है, तो प्लस तो हमें करना ही है, लेकिन ये माइनस में वैल्यू हो जाएगी, तो यानी कि -9, ठीक है, 9। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 900, और सॉरी तीसरे नंबर पे है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 400 प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण 250, 250 प्लस -30। इसको प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 1300 प्लस 250 माइनस प्लस -30। यहाँ हो गया आपका कितना, यह आपका निकल के आ जाएगा 1520, ठीक है। यह आपका निकल के आ जाएगा 1520। तो यह आपके आगे GDP-MP, ठीक है। अब GDP-MP को आपको क्या करना है, यहाँ पे GDP-MP को कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में। GDP-MP हमें मिला हुआ है, और राइट हैंड साइड लिखेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन यहाँ देखिए, और 8वें नंबर पे दिया है स्थिर पूंजी का उपभोग, प्लस करेंगे NFIA। NFIA कितना है हमारा यहाँ पे
विदेशों से निवल कहाँ रखा है, NFIA माइनस में दिया है, याद रखना, लेकिन करना हमें प्लस है, तो हम इसको वैल्यू प्लस में रखते हैं, लेकिन ब्रैकेट में से माइनस रखेंगे, बाद में से बदल देंगे, ठीक है। इसके बाद NFIA हो गया। अब MP को FC करना है, तो शुद्ध जो आपका अप्रत्यक्ष कर होगा, यानी कि निवल अप्रत्यक्ष कर, NIT को हम करना है माइनस, तो माइनस हो गया नंबर 4। ये था आपका नंबर 7, ठीक है। 1520 माइनस 20 प्लस -40 माइनस 100, ये आपका हो गया 1500 माइनस प्लस, यानी कि 140 माइनस करेंगे इसके अंदर, तो ये आपका बन जाएगा 1360, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया 1360 आंसर यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो आपका 1360 हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये सारा, ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।